हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमानी एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मेडिसिन फॉर अ लेमन। आज का हमारा टॉपिक है मार्बर्ग वायरस। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये न्यूज़ में है, इसके लिए हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मार्बर्ग वायरस, हमने इबोला का नाम सबने सुना होगा। तो इबोला के ही ग्रुप का ये वायरस है, जो कि फाइलोवायरिडी फैमिली के अंदर आता है। इबोला के जैसे ही इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जर्मनी के अंदर और यूगोस्लेविया में देखा गया था 1967 के अंदर मार्बर्ग वायरस। लैब वर्कर्स के अंदर देखा गया था, कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो लैब में कुछ मंकीज़ पे रिसर्च कर रहे थे और वो मंकीज़ मंगवाए गए थे अफ्रीका से। उसके बाद अफ्रीका के अंदर कुछ जगहों से, जैसे केन्या, साउथ अफ्रीका, कोंगो, युगांडा, इन सब के अंदर लगभग 450 केसेस देखे गए। और एकदम से 2005 में अंगोला में एक आउटब्रेक हुआ जिसमें 252 पेशेंट्स टोटल इसके मिले, जिनमें से 227 की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो लगभग इसकी फैटेलिटी जो है, यानी कि मृत्यु दर जो थी इससे, वो 90% थी। WHO ने भी इसकी जो मृत्यु दर है वो 24 से 88% के बीच में बताई है। तो एवरेज हम मान के चलते हैं कि लगभग अगर 100 लोगों के इन्फेक्शन हुआ तो 50 तो एवरेज डेथ उसमें से हो जाएगी, 50 की। तो जो कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना और ज़रूरी हो जाता है। फिर थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी शेप की, कैसा वायरस होता है। तो ये प्लियोमॉर्फिक, मतलब अपनी शेप बदलता रहता है, और एक फाइलेमेंटस थ्रेड जैसा होता है, धागे जैसी संरचना इसकी होती है। और 665 नैनोमीटर इसकी साइज़ होती है, जो कि इबोला से और भी छोटी है। तो साइज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि अगर हम मास्क यूज़ करें तो मास्क का जो पोर साइज़ होता है वो इतना एटलीस्ट होना चाहिए इसके ख़तरे को रोकने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि बीमारी क्या करता है, कैसे फैलता है। तो ये सबसे पहले फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट से, मतलब कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसके किसी भी बॉडी सेक्रीशन से, जैसे कि ब्लड हो, यूरिन हो, किसी भी बॉडी फ्लूइड से अगर हम टच के अंदर आते हैं तो ये हमारे फैल सकता है। या उसकी छुई हुई किसी चीज़ को हम दोबारा टच करते हैं, उससे भी ये हमारे स्प्रेड हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमने जैसे देखा कि ये मंकीज़ के अंदर पाया गया था। कुछ बैट्स भी होते हैं, जैसे कि चमगादड़ जिनको बोलते हैं हम। तो एक रोजेटस जीनस के फ्रूट बैट्स होते हैं, उनके अंदर भी ये देखा गया है। तो हम जब किसी केव्स के अंदर के आते हैं घूमने के पर्पस से, कोई गुफाएं जिन्हें हम बोलते हैं, उनके अंदर, या फिर माइंस के अंदर जो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे बैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके अंदर इसका इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। सिम्टम्स इसके लगभग 2 से 21 दिन के बीच में देखे जाते हैं इन्फेक्शन के बाद। सबसे पहले तो जनरल सिम्टम्स आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आएगा, सीवियर हेडेक हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, सोर थ्रोट यानी गले का छिलना टाइप, वैसे सिम्टम्स स्टार्टिंग में आ सकते हैं। उसके बाद थर्ड डे जब होगा तब वाटरी डायरिया हो सकता है, लूज स्टूल आ सकता है थर्ड डे के बाद। उसके बाद और सिम्टम्स हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं। इसको एक्चुअली अफ्रीकन हीमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। तो हीमोरेजिस का मतलब है ब्लीडिंग होना। तो ब्लीडिंग की वजह से अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो हमें रैशेस देखने को मिलेंगे, और अगर ब्लीडिंग प्रॉपर हुई तो हमें स्टूल के अंदर, नोज़ से, मसूड़ों से, वेजाइना से, यूरिन के अंदर, ये सारी जगह से हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है पेशेंट, और इस अपीयरेंस को घोस्ट लाइक ड्रॉन फीचर्स भी बोलते हैं, जैसे भूत की जैसे शक्ल हो जाना। और जो रैशेज़ इसके अंदर होते हैं, उनके अंदर वो नॉन इची रैशेज़ होते हैं, खुजली उनके अंदर नहीं होती है। अगर ये फीवर 8 से 9 दिन के तक रहता है सस्टेन, तो फिर ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कन्फ्यूजन जैसी स्टेट,
इरिटेशन होना बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, टेस्टीज़ की स्वेलिंग आ सकती है 15 दिन बाद, और काफ़ी केसेस में अगर डेथ होती है तो वो लगभग 8 से 9 दिन के बाद ही डेथ देखी जा सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग से और शॉक से। और जैसा कि हमने देखा ही है, इसकी मोर्टेलिटी रेट 90% तक जा सकती है। उसके बाद कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट इसके बारे में हम करवा सकते हैं, तो इसके अंदर एंटीजन डिटेक्शन ज़्यादा काम का है इंस्टीड ऑफ एंटीबॉडी, क्योंकि बहुत जल्दी इसके सिम्टम्स आते हैं, इसलिए तो हम एलाइज़ा करवा सकते हैं, और डायरेक्ट वायरस आइसोलेशन जैसे कि हम पीसीआर करवा सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन के जितने भी टेस्ट हैं हम करवा सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी होती है, बट जनरली सबसे कॉमन टेस्ट क्या है इसका, या तो आरटी-पीसीआर या फिर एलाइज़ा। तो अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसका कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है और कोई मेडिसिन नहीं है, तो अब हम कैसे ट्रीट करेंगे पेशेंट को, या फिर क्या करेंगे ऐसे केस में। तो इसमें सपोर्टिव केयर दी जाती है, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया डायरिया की वजह से, तो हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर लेंगे, रिहाइड्रेट करवा लेंगे पेशेंट को, या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी इसकी अभी अंडर रिसर्च है, और कुछ और एंटीवायरल ड्रग्स है जो कि हम इबोला और कोविड के लिए काम में लेते थे, वो हम इसमें भी ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे। फिर उसके बाद कैसे बचा सकते हैं हम इससे अपने आप को, और कंट्रोल में कैसे आ सकती है ये बीमारी। तो सबसे पहले तो ह्यूमन बैट ट्रांसमिशन को हमें रोकने की ज़रूरत है, इस चेन को रोकने की ज़रूरत है। वो हम कैसे कर सकते हैं, कोई माइंस के अंदर वर्क कर रहे हैं, या फिर हम किसी केव्स के अंदर घूमने जा रहे हैं, तो मास्क पहनना चाहिए हमें, और कहीं पे भी अगर हम हाथ लगाएं उसके अंदर तो हमें हैंड वॉश करने चाहिए या सैनिटाइज़ करने चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट्स से हमें अपने आप को थोड़ा सेफ़ रखने की ज़रूरत है, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं पी रहे हैं तो उसको प्रॉपर कुक करके हम खाएं, क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी उन बैट्स के सेक्रीशंस रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई फ्रूट्स हम खा रहे हैं, अगर फ्रूट के ऊपर कोई थोड़ा छेद हो रखा है, हो सकता है कि वो बैट्स ने वो फ्रूट जूसेस सक करने के लिए वहाँ पे अटैक किया हो, और उनके कुछ माउथ के सेक्रीशंस या कुछ भी आ सकते हैं उस फ्रूट के अंदर। तो हम कच्ची जो फ्रूट या सब्जियां हैं वो ना खाएं अगर इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो, और कुक करके ही फूड को खाएं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कम है, लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिशन पॉसिबल है, तो इसलिए ग्लव्स, मास्क, हैंड वॉश, उन सब का हम ध्यान रखें, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। उसके बाद अगर किसी की पेशेंट की डेथ हो जाती है इससे, तो उसका हम जल्दी से जल्दी और एक डिग्निफाइड बट सेफ बरियल या फिर जो भी क्रिमेशन है वो हम करें, दाह संस्कार। उसके बाद अगर किसी के होता है या कोई ऐसे एरिया में जाके आता है तो उसको 21 डेज़ लगभग मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है या आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद 12 मंथ्स तक अगर आपका टेस्ट 3 बार नेगेटिव नहीं हो तो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से भी दूर रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 3 बार सीमन सैंपल नेगेटिव आ जाता है मार्बर्ग वायरस के लिए, देन यू कैन गो फॉर दैट। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जो लोग काम करते हैं वो अपने आप को प्रॉपर पीपीई पहन के और हैंड हाइजीन मेंटेन करके बचा के रख सकते हैं। आई होप this video was informative enough. Thank you so much for watching patiently.